back with the new video for class 10th, and in this video we are doing the important question and answers of topic 2 of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जैसे कि 5 मार्क का आने वाला है, सो आई एम श्योर इसमें से एक 5 मार्क का क्वेश्चन तो 100% होगा ही होगा. सो इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स, बाकी सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो. सो टॉपिक 2 में क्या है, पहला क्वेश्चन जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी, हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ रूल कर रही थी? ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल कर रही थी. इट वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल. जस्टिफाई अ स्टेटमेंट विद द सूटेबल एग्जांपल. तो ये बोला गया है जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल कर रही थी, तो वो काफी सारे लोगों और रीजन का पैचवर्क है. इस स्टेटमेंट पे कमेंट करो विद एन एग्जांपल. या फिर हाउ यूरोप ऑफ मिड 18th सेंचुरी कैन नॉट बी कॉल्ड अ नेशन स्टेट. तो जो 18th सेंचुरी में यूरोप थी, ठीक है, उसको हम एक नेशन स्टेट क्यों नहीं बोल सकते. तो आपने ये बताना है कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में एक भी नेशन स्टेट नहीं थी. जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो थे, इट वाज डिवाइडेड इनटू किंगडम. डचीज और कैंटन थे, उसमें ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी. और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी. तो ये अलग अलग डिविजन्स थे, और तो कुछ किंगडम्स थी, कोई कहीं पे ऑटोनॉमस थी और कहीं पे ऑटोक्रेसी थी. राइट. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन डू यू आइडेंटिफाई इन यूरोप ऑफ 18th सेंचुरी. तो आप क्या क्या सोशल डिवीजन था यूरोप में ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फर्स्ट डिवीजन था एरिस्टोक्रेसी, सेकेंड डिवीजन था पीजेंट्स और थर्ड डिवीजन था मिडिल क्लास. अगर मैं एरिस्टोक्रेसी की बात करूं तो एरिस्टोक्रेसी में क्या आता है, डोमिनेंट क्लास जिनके पास सबसे ज्यादा लैंड था, ठीक है. दे यूज टू टाई फैमिलीज विद मैरिजेस. फ्रेंच बोलते थे. दे वर स्मॉलर इन नंबर एंड दे वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ. अगर मैं सेकंड डिवीजन की बात करूं, पीजेंट्स और मेजोरिटी इन नंबर, और ये लोग एरिस्टोक्रेसी का पूरा लैंड संभाल रहे थे. और थर्ड क्लास की बात करूं, थर्ड डिवीजन की बात करूं तो मिडिल क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स सब आते थे. राइट. सो ये जो आइडिया था नेशन यूनिटी का और लिबरल नेशनलिज्म का, ये आइडिया मिडिल क्लास ने ही स्प्रेड किया था. राइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. तो लिबरल नेशनलिज्म है क्या? ठीक है. तो सबसे पहले आपने लिबरलिज्म का मतलब बताना है. लिबरलिज्म एक लैटिन टर्म है जिसमें लिबर का मतलब होता है फ्री. ठीक है. एंड सबसे मेजर इशू जो मिडिल क्लास ने उठाया था, लिबरल नेशनलिस्ट ने उठाया था, वो ये था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए. एवरीवन हैज देयर ओन मीनिंग ऑफ फ्रीडम. सबका अपना अपना मीनिंग है फ्रीडम में. तो आपने इसमें मिडिल क्लास का बताना कि मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम क्या था और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फ्रीडम क्या था. अगर मिडिल क्लास की बात करें तो वो हर एक इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम चाहते थे. दे वांट एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, नो मैटर फ्रॉम विच डिवीजन ही बिलोंग्स टू, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ठीक है. गवर्नमेंट बाय पीपल कंसेंट, लोगों के कंसेंट से गवर्नमेंट बननी चाहिए, ये चाहते थे. ऑटोक्रेसी रूल को, क्लेरिकल प्रिविलेजेस को खत्म करना चाहते थे. कॉन्स्टिट्यूशनल और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाना चाहते थे. एंड दे वर अगेंस्ट द इनवॉयबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है. और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की मैं बात करूं, उनके लिए चाहिए था फ्रीडम ऑफ मार्केट, क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे. ठीक है. वो चाहते थे जितने भी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड, उसको अबॉलिश कर दिया जाए, यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम आ जाए और एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बना दी जाए. ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फ्रीडम का मीनिंग था. राइट. तो इसमें आपने ये ही लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु गॉट द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड in revolutionary France during the first political experiment in liberal democracy? What was the status of the woman? तो ये बताना है कि राइट टू वोट किसको दिया गया था. ठीक है. एंड ये राइट किसको दिया गया था टू गेट इलेक्टेड इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, जब फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था लिबरल डेमोक्रेसी में. एंड उस टाइम पे वुमेन का स्टेटस क्या था. सबसे पहले आपने बताना है कि इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस किया था. That means all people are equal before law, no matter from which division they belong to. लेकिन इसमें यूनिवर्सल सफरेज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. मतलब कि जो रेवोल्यूशनरी फ्रांस था, जो लिबरल फ्रांस था, उन्होंने कहा राइट टू वोट तो होगा, लेकिन राइट टू वोट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास प्रॉपर्टी है.
सो नो राइट टू वोट टू मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड नो राइट टू वोट टू वुमेन, ऐसा रेवोल्यूशनरी फ्रांस में आया था। ठीक है, अब रेवोल्यूशनरी फ्रांस के बाद आए थे जैकोबिन्स। जैकोबिन्स ने यहाँ पे फिर से लॉ चेंज किया और उन्होंने कहा राइट टू वोट दिया जाएगा हर एक एडल्ट मेल को। फिर जैकोबिन क्लब्स के बाद आया था नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड ने क्या किया था, लिमिटेड सफरेज इंट्रोड्यूस किया था और बोला गया था कि जो वुमेन की अथॉरिटी है, वुमेन का जो डिसीजन है, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द अथॉरिटी ऑफ हस्बैंड और फादर। ठीक है, और 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी को बात करें तो वुमेन और नॉन प्रॉपर्टी मैन, मतलब वो सारी वुमेन और वो सारे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई करी, बहुत स्ट्रगल किया ताकि इनको भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन इकोनॉमिक टर्म्स। मतलब लिबरल नेशनलिज्म को एक्सप्लेन करना है इकोनॉमिक टर्म्स में, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सारा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फ्रीडम क्या था वो सारा आ जाएगा इसमें। राइट, उसके बाद क्या क्या ऑब्स्टिकल आए थे वो बताना, या फिर व्हाट कंडीशंस लेड टू इमर्जेंस ऑफ यूनियन कॉल्ड ज़ोल्वेरिन, की ज़ोल्वेरिन बनाने की क्या जरूरत पड़ी, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इन इकोनॉमिक टर्म्स लिबरलिज्म का मतलब क्या है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि मार्केट में वो इजिली ऑपरेट करे, जितनी भी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस है ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल उसको अबॉलिश कर दिया जाए, यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए और एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाए। तो इन सब को करने के लिए एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी ज़ोल्वेरिन नाम की, 1834 में बनी थी बाय प्रशिया। प्रशिया ने क्या किया, बहुत सारे जर्मन स्टेट्स के साथ हाथ जोड़ लिए एंड इट वाज फॉर्म कि भाई वो स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रिक्शंस को हटा सके। तो ज़ोल्वेरिन बनाने का रिजल्ट क्या किया, जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे वो अबॉलिश हो गए और 30 करेंसीज जो थी वो 2 करेंसीज में रिड्यूस हो गई। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। फिर नेक्स्ट आता है, हु वर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स कौन है। राइट, एंड जस्ट वेट, 4 5 6, हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स कौन है। व्हाट डिड दे बिलीव एंड प्रिजर्व आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, जब नेपोलियन हार गया था वो कंजर्वेटिव का क्या सोचना था, वो क्या प्रिजर्व करना चाहते थे। या फिर व्हाट डिड मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव हु डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज रियलाइज आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। मतलब कि जो कंजर्वेटिव पीपल थे उन्होंने जब नेपोलियन को हरा दिया था, ठीक है, तो वो उनको क्या रियलाइज हुआ कि सोसाइटी कैसे होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले बताना है नेपोलियन हारा कब था। नेपोलियन हारा था बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। किसने हराया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने हटाया था। ये इंपीरियल पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिल के नेपोलियन को हरा दिया था 1815 में इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो यूरोपियन गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, और यूरोपियन गवर्नमेंट को कौन चला रहा था, यूरोपियन गवर्नमेंट को कंजर्वेटिव्स चला रहे थे और उन्होंने कोशिश करा था मोनार्की को, चर्च पावर को, सोशल हायरार्की को, प्रॉपर्टी को, फैमिलीज को, ये जो पुरानी चीजें चलती आ रही है उसको हम प्रिजर्व कर सके। ठीक है, सो दे ट्राई टू प्रिजर्व मोनार्की, चर्च पावर, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टीज एंड फैमिली। और उनको रियलाइज हुआ जितने भी चेंजेस नेपोलियन करके गया है, जो मॉडर्नाइजेशन लेके आया था नेपोलियन, ये हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को, मोनार्की को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। राइट, क्लियर। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना क्या था, या फिर व्हाट डिड वियना कांग्रेस डू टू टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। मतलब ट्रीटी ऑफ वियना क्या था, या फिर वियना कांग्रेस ने क्या किया उन सारी टेरिटरीज के साथ जो नेपोलियनिक के अंडर थी। राइट, तो जो यूरोपियन पावर्स थी, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, जो 4 ब्रिटेन, ये जो 4 यूरोपियन पावर थी, ये लोग वियना में मिले। इन्होंने एक सेटलमेंट किया पूरे यूरोप के लिए इन 1815, जब उन्होंने नेपोलियन को हराया था इन द बैटल ऑफ वाटरलू। उस टाइम पे कांग्रेस को कौन होस्ट कर रहा था, ड्यूक मिटरनिक। ठीक है, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया और उस ट्रीटी ऑफ वियना का साइन एम था कि जितने भी चेंजेस हैं उसको नेपोलियन ने जो किए थे उसको हम अनडू करेंगे, अनडूइंग द चेंजेस मेड बाय नेपोलियन। बर्बन डायनेस्टी को वापस लेके आएंगे फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस ने अपनी जितनी भी टेरिटरीज को लॉस्ट किया था, मतलब जितनी भी टेरिटरी को दी थी, इट वाज एनेक्स्ड बाय अंडर द नेपोलियन। ठीक है,
स्टेट्स बना दी गई इन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, फ्रांस की बाउंड्री पे स्टेट बना दी गई ताकि फ्रांस अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड ना कर पाए, ठीक है। नॉर्थ में, फ्रांस के नॉर्थ में कौन सी स्टेट बनी थी, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम भी आता था। साउथ में जिनोवा आ गया था, पिडमोंट का, ठीक है। वेस्टर्न फ्रंटियर्स में प्रशिया को ने न्यू टेरिटरी बना ली थी ऑफ द फ्रांस, और नॉर्दर्न इटली में ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया गया था। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, इट वाज लेफ्ट अनटच्ड, वो ऐसे की ऐसी रखी गई, ठीक है। ईस्ट वाज गिवन टू रशिया, ठीक है। रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रशिया को सेक्सोनी का पोर्शन दे दिया। तो मेन इंटेंशन क्या थी कि इन सब जगहों पे मोनार्की लेके आनी है हमें वापस, जो नेपोलियनिक ने ओवरथ्रो कर ली थी, और एक न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम बनाना है पूरे यूरोप में, राइट। और कंजर्वेटिव रेगे में क्या था, कंजर्वेटिव रेगे में ये था कि हम कंजर्वेटिव लेके आएंगे, कंजर्वेटिव रेगे में ऑटोक्रेसी लेके आएंगे 1815 में, ठीक है। हम ओपोजिशन और क्रिटिसिज्म को नहीं टॉलरेट करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है जो हमारी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठा रही है, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और सेंसरशिप लॉ को इम्पोज कर देंगे। मतलब जो आइडिया है लिबर्टी का, फ्रीडम का, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करना चाहिए, राइट, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वर द रेवोल्यूशनरीज, एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल। मेन रेवोल्यूशनरीज कौन थे चैप्टर में एग्जाम्पल के साथ बताने हैं, या फिर गिसेपी मजीनी कौन था और उसका कंट्रीब्यूशन क्या था इन द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट। तो आपने ये बताना है ईयर फॉलोइंग 1815, ठीक है। 1815 के बाद रिप्रेशन का फियर आ गया लोगों के मन में, जिसकी वजह से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटीज बनी गई टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। एंड जितनी भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने देखा कि भाई एक स्टेट बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ स्टेट इज नेसेसरी अगर हमें फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है तो, ठीक है। तो गिसेपी मजीनी एक मेन रेवोल्यूशनरी था, इटालियन रेवोल्यूशनरी था, जिनोवा में बॉर्न हुआ था 1807 में। ही वाज अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी, एंड 24 में उसको इटली से निकाल दिया गया था, देश निकाला कर दिया गया था 1831 में, क्योंकि उसने लिग्रिया के रेवोल्यूशनरी को हेल्प किया था। टू अंडरग्राउंड सोसाइटी उन्होंने बनाई, एक यंग इटली इन मार्सलेस और एक यंग यूरोप इन बॉर्न, ठीक है। अब उनका गिसेपी मजीनी का मेन एम क्या था, इटली को वो यूनिफाई करना चाहते थे, ठीक है। एंड सीक्रेट सोसाइटी सेटअप करी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, मतलब उन्हीं के मॉडल को फॉलो करते हुए इन जगहों पे भी सीक्रेट सोसाइटी बनने लग गई। और मजीनी का विजन ये था कि हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फाइट इन द कंजर्वेटिव, मतलब जो भी मजीनी का, गिसेपी मजीनी का विजन था कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए, ठीक है। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री होनी चाहिए, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव काफी ज्यादा घबरा गए थे। तो जो कांग्रेस का होस्ट था ड्यूक मिटर्निक, उन्होंने कहा था कि गिसेपी मजीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मतलब गिसेपी मजीनी सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमी है कंजर्वेटिज्म का, because he is trying to get changes. All right, तो टॉपिक 2 के ये 8 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, and in the next video I am coming up with the question and answers of topic 3, and I'm again reminding you इसमें से टॉपिक 5 मार्कर पक्का आने वाला है बोर्ड में, सो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें। एंड चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, or on the number which is given below for notes and everything. I can help you with it. Alright, so I will be meeting you guys super soon in my next video, and for more upcoming videos and the notification of my video, do not forget to ring the bell icon and subscribe my channel. So bye bye everyone.